हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब घर पे अच्छे से रह रहे हैं, सब सेफ हैं। तो चलिए आज हम एक नया स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। तो आज जिस स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करेंगे वो है SA 299 जो है जॉइंट ऑडिटर्स के बारे में। तो द टॉपिक इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारे स्टैंडर्ड का नाम है दैट इज जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स SA 299। ये अभी रिसेंटली ही रिवाइज्ड हुआ था, तो हमें जो पढ़ना है फॉर आवर एग्जाम्स कमिंग ओवर नवंबर 2020 एंड फॉरवर्ड, हमें रिवाइज्ड वाला ही पढ़ना है। ये पहले ही रिवाइज हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, पहले ही हो चुका है। आई गेस ये 2018 में रिवाइज हुआ था, तो तब से हम रिवाइज्ड ही पढ़ रहे हैं। तो या चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा आपको पढ़ने के लिए। तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। तो इसके अंदर मैंने इसको 4 मेन पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है। पहला है मीनिंग ऑफ जॉइंट ऑडिट, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स, थर्ड है रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट ऑडिटर एंड फोर्थ इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। तो सबसे पहले जो हमारा है मीनिंग ऑफ जॉइंट ऑडिट, कि जॉइंट ऑडिट का क्या मतलब है। तो व्हेन 2 और मोर ऑडिटर्स कम टुगेदर टू परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ वन एंटिटी इज कॉल्ड एन जॉइंट ऑडिट। इन सिंपल लैंग्वेज, अब हम बुक का लैंग्वेज पढ़ते हैं। When 2 or more auditors are appointed to conduct audit of financial statement, such audit is called joint audit. बेसिकली दोनों का मतलब सेम था, वो मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया था, ये हमारी बुकिश लैंग्वेज है। तो जब दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर्स एक एंटिटी में ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो उन ऑडिटर्स को हम जॉइंट ऑडिटर्स बोलते हैं और उस ऑडिट को हम जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। तो उसमें जो है अब हम इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या काम होता है वो हम डिवाइड करते हैं। तो जो हम काम डिवाइड करते हैं वो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली यही काम उसको होगा या ऐसा कुछ है। तो जनरली जो होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से काम हो जाता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ पे जनरली नहीं क्रिएट होता है कि हमको वही करना है और तुमको वही करना है। और कुछ काम हमारा कॉमन एरियाज का भी होता है, तो ऐसे हमारा उसमें काम चलता है। तो जो इसमें सेकंड पॉइंट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। ये फ्रेंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरली यही एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी टाइम से कंटिन्यूअसली। जब से ये स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है 2018 से, तब से यही क्वेश्चन जनरली उसमें आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर क्या है। RTP में, MTP में, एग्जाम में, हर जगह कहीं ना कहीं हर अटेम्प्ट में ये देखा गया है क्वेश्चन। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हमें लर्न करने की ज़रूरत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं जॉइंट ऑडिटर की। तो जॉइंट ऑडिटर पहले एक जनरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ईज पड़े, उसके बाद हम इसका बुकिश लैंग्वेज समझेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर क्या होगा अगर आप जनरली सोचेंगे तो, कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही से हो, कोई भी उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आए, जो भी मैटर हमारे सामने आ रहा है वो हम अच्छे से टैकल करें। और अगर कोई काम हमारे लाइक सपोज 2 जॉइंट ऑडिटर हैं 1 और 2, और कोई काम हमने जॉइंट ऑडिटर 1 को दिया हुआ है बट उससे रिलेटेड मैटर ऑडिटर 2 को कुछ मिलता है, तो वो ऑडिटर 1 को बता देगा कि देखो मुझे तुम्हारे एरिया का ये एक एविडेंस मिला है या कुछ भी काम का चीज़ मिला है, तो यू शुड कंसिडर दैट। ऐसे काम चलेगा। म्यूचुअली हम एक अंडरस्टैंडिंग बना के काम करते हैं। कोई भी अपनी, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, कोई भी अपनी अकड़ में नहीं होता है, कोई भी एटीट्यूड में अपने में नहीं होता है कि ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है, तो मैं तुमको क्यों बताऊं अगर तुम्हारे एरिया का कोई चीज़ मुझे मिल रहा है। तो एक आपको बेसिकली एक व्हाट शुड आई से, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से आपको एक वो मेंटेन करना होता है और अच्छे से काम करना होता है। ओके, सो हमारी बुक के अकॉर्डिंगली अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, बिकॉज कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें एग्जाम्स में एज इट इज़ ही लिखने होते हैं, तो इसीलिए बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ना ज़रूरी ही होता है थ्योरी सब्जेक्ट में। तो अब इसको हम बुकिश उसमें भी पढ़ लेते हैं। तो ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली द वर्क एलोकेटेड टू हिम। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बस उतनी ही है जितना आपको पर्टिकुलरली काम दिया गया है। ऑल जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसके अंदर हमारे 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है द ऑडिट वर्क विच इज़ नॉट डिवाइडेड। तो जो भी ऑडिट वर्क हमने डिवाइड नहीं किया है उसके लिए ये दोनों ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, फ्रॉड होता है या मिस स्टेटमेंट होता है, उसमें कोई भी अगर इशू आता है तो उसके लिए ये दोनों ही ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो वर्क हमने डिवाइड नहीं किया। सेकेंड पॉइंट है डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज
concerning the nature, timing and extent of audit procedures to be performed by each joint auditor. तो बेसिकली जो भी हमारा कॉमन एरियाज में हम काम कर रहे हैं उसका भी जॉइंटली दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. इतना लंबा इसमें दिया हुआ है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपल लैंग्वेज की डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन एरियाज, उसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल ही होगी. उसमें कोई भी एक लायबल नहीं माना जाएगा अगर कुछ इश्यू होता है. थर्ड पॉइंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम एंड ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर. तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर एक ऑडिटर को दूसरे ऑडिटर का काम का कोई भी एविडेंस मिलता है या कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उसको बता देगा, वही यहाँ लिखा हुआ है. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स. जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है एंटिटी में, जो भी लॉ एंड रेगुलेशन या जो भी एक्ट फॉलो होता है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कॉमन एरिया है तो उसमें ये जॉइंटली लायबल होंगे. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क. तो वो भी कॉमन एरिया है तो वहाँ पे भी दोनों लायबल हो गए कि एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंगली काम हुआ है या नहीं. सिक्स पॉइंट हो गया इसमें हमारा, ensuring that the audit report complies with the requirement of applicable standards issued by ICAI relevant statutes. तो ये भी एक कॉमन हो गया बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट एक ही होती है, दोनों की कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है जनरली. तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा कब नहीं होता. तो इसलिए जनरली एक ही ऑडिट रिपोर्ट बनती है जिसमें दोनों का ओपिनियन होता है म्यूचुअली, तो इसीलिए उसके लिए भी ये दोनों ही लायबल होते हैं. तो ये हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स. इसके अंदर हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं. ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारा थर्ड मेन पॉइंट हो गया रिपोर्टिंग बाय जॉइंट ऑडिटर. तो जॉइंट ऑडिटर जनरली एक ही रिपोर्ट देते हैं जो म्यूचुअली दोनों कंसेंट पे अपना ओपिनियन लेते हैं एंड फिर बनाते हैं. बट इन केस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ओपिनियन अलग है. अगर ओपिनियन दोनों का अलग है तो दोनों अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि उसकी उस ऑडिट में रिपोर्ट ही नहीं बनेगी. नो, दैट विल नॉट हैपन. ऑडिट रिपोर्ट बनेगी और दोनों सेपरेट अपने अपने ओपिनियन की ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, एक क्वालिफाइड और एक अनक्वालिफाइड. तो इसीलिए वो अलग अलग बनाएंगे. वही यहाँ पे बुकिश उसमें अगर पढ़ें तो एक्चुअली बुकिश लैंग्वेज थ्योरी पेपर में बहुत ज़रूरी है. जनरली मैं आपको ये नॉर्मल लैंग्वेज में इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और स्टोरी की तरह आपको समझ में आ जाए. बट अल्टीमेटली आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं वर्ड्स यूज बुकिश वाले ही करने पड़ते हैं टू गेन द मार्क्स. ओके, जॉइंट ऑडिटर जनरली इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग देम दे शेल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट. ओके, तो अब हमारा फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट. तो कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. तो एडवांटेजेस में हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो गया और डबल काम हमारा डबल मतलब 2 लोग कर रहे हैं तो हमें जो एक्सपर्टीज भी मिल जाएगी कि हम किस कंसल्ट कर सकते हैं एक दूसरे से. कोई भी एरिया है तो कॉमन एरियाज में तो हम कर ही सकते हैं. परफॉर्मेंस की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और क्या है क्लाइंट को सर्विस हमारी इम्प्रूव हो जाएगी. तो ये कुछ हमारे एडवांटेजेस हो गए. जैसे पहला था शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज, लोअर वर्कलोड, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड सर्विस टू द क्लाइंट. ये हमारे 4 एडवांटेजेस हो गए. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप बेसिकली बस आपको समझने के लिए है कि क्या होता है. ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है एग्जाम में बट यू नेवर नो. सो या ओके, सो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ सकती है. एक जो हमने रिपोर्टिंग में पढ़ा कि दोनों अगर एग्री नहीं कर रहे हो एक ही ओपिनियन पे तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट जाएगी. फिर फीस जो है वो शेयर हो जाएगी. एटीट्यूड प्रॉब्लम आ सकता है, एज यू नो सीए है, दोनों सीएज हैं तो यहाँ एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है. तो इसमें भी ये 4 आप मेन 4 पॉइंट्स ले सकते हैं. हमने 4 एडवांटेज के ले लिया, आप 4 ही डिसएडवांटेज ले लीजिए. फर्स्ट कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, सेकंड शेयरिंग ऑफ फीस, थर्ड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ कॉमन एरियाज में गेट निगलेक्टेड. कॉमन एरियाज जो होते हैं हमारे यहाँ उसमें ये हो सकता है ये सोचें कि ये तो ऑडिटर 1 ने चेक कर लिया होगा, ऑडिटर 1 सोच रहा है कि ये तो ऑडिटर 2 ने चेक कर लिया होगा, तो वो वहाँ पे एरिया नेग्लेक्ट हो गया और वहाँ पे फ्रॉड और एरर का कोई स्कोप हो सकता है तो वो निगलेक्ट हो सकता है. तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया. तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो गए. तो गाइज इसमें बस यही था मेन हमारा इस स्टैंडर्ड में. मेजर जो हमारा
कंसर्न है टॉपिक वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। उसके अलावा जो है वो बहुत बेसिक है, इतना ज़्यादा उसमें आपको एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एफर्ट करना है थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं। अगर आप नॉर्मली समझेंगे तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि बहुत टफ है या आपको याद एकदम कुछ भी रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ सकते हो उसको इजीली। तो चलिए गाइज, इस स्टैंडर्ड में बस यही था। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी और दिन मैं आपसे किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिलती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जो भी आने वाले एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं फॉर नवंबर एंड May 21। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, जो भी मैं कंटिन्यूसली डालती ही रहती हूँ, वन और द अदर स्टैंडर्ड। मेनली मैं स्टैंडर्ड पे फोकस करती हूँ बिकॉज हम स्टैंडर्ड्स को निगलेक्ट कर देते हैं फाइनल लेवल पे, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है और स्टैंडर्ड्स का जो आता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में वेटेज कम होता जा रहा है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी 10 मार्क्स का ही रह जाता है, कभी कभी 20 मार्क्स का भी आ जाता है। तो इसीलिए और वो बहुत सारे होते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको कम से कम टाइम में सारे स्टैंडर्ड में बता पाऊँ, ताकि आपको इजीली ये समझ में आए और आपका खुद से एफर्ट कम लगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगे जो मैं यहाँ पे अपना एफर्ट पुट कर रही हूँ, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।